वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 का टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन के बारे में गाइज। तो साइक्लोट्रॉन क्या है और इसका क्या वो काम होता है उसके बारे में हम बात करें। क्या इसका प्रिंसिपल है, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसका फॉर्मूला है, ठीक है गाइज। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है गाइज। साइक्लोट्रॉन जो है एक डिवाइस है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो क्या करती है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम उसको एक्सेलरेट करने के लिए काम में लेते हैं गाइस। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए यानी कि उसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है उसको बढ़ाने के लिए उसको काम में लिया जाता है गाइस, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, हम यहाँ पर डेफिनेशन दें। साइक्लोट्रॉन इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं गए। तो क्या इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज ही एक्सेलरेट हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज को भी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम क्या फेस करनी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन की जो पॉजिटिव चार्ज है उनके कंपेरिजन में लगभग 1800 के रेशियो में कम होता है, हल्का होता है। तो उसकी वजह से जो उसकी एक वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है कि लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, जहाँ से हमें क्या हो जाता है, उसका मास जो होता है वो चेंज होने लग जाता है। और वो कॉन्सेप्ट हमारा जो वहाँ से उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है, फेस करना पड़ता है गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पर कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है गाइस। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है गाइस वो वर्क करता है कि किसी भी, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट टू ए सफिशिएंट हाई एनर्जी बाई, किसके साथ, एक सफिशिएंट हाई एनर्जी के साथ उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है बाय ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम ऑक्सीलेट कर सकते हैं गाइस। यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेलरेट कर सकते हैं, हाई एनर्जी के साथ, किस तरीके से उसको एक ऑक्सीलेटिंग एनर्जी फील्ड और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की यूज से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो किस तरीके से होती है गाइस। तो एक साइक्लोट्रॉन का बेसिक सा डायग्राम है यहाँ पर। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि दो इंग्लिश के लेटर डी की तरह के दो क्या होते हैं, मेटालिक बॉक्स डी बने होते हैं, ठीक है, मेटालिक बॉक्स बने होते हैं, ये होलो होते हैं, ठीक है। बीच में ये जो 3D डायग्राम है ना, इसका मतलब है बीच में क्या है, ये होलो है और डी बने हुए, ठीक है। अब इनके दोनों साइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि इनको एक हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इनको एक हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है गाइस। इनको कहाँ रखा जाता है, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। और इन डीज को एक हाई ऑक्सीलेटर से जोड़ा जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर जो होता है उससे जोड़ा जाता है, जो क्या करता है इसके बीच में, अब देखिए ये जो दोनों डीज है ना, इनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। यहाँ पर क्या लगता है, इसी स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो किसकी वजह से होता है, वो इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है ना, 10 की इसके जो है ये 10⁻6 हर्ट्ज तक की होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऑक्सीलेशन के साथ चेंज होती रहती है। ये क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है। तो कभी D1 और ये सपोज कीजिए ये क्या है हमारा, ये D1 है और ये क्या है D2 है। तो कभी ये D1 को पॉजिटिव कर देता है, कभी मतलब इस पार्ट को नेगेटिव और इस पार्ट को पॉजिटिव कर देता है। या फिर कुछ टाइम बाद ये क्या ऑक्सीलेट होने के बाद है ना, और AC करंट फ्लो होता है, ऑक्सीलेशन में क्या होता है, इस तरीके से मूव होता है ना ऐसी। तो एक बार इस को पॉजिटिव और एक बार इसको क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है। तो अब एक बार जैसे मान लो टाइम पीरियड T/2 टाइम के बाद ये क्या होता है कि इसको वापस क्या कर देता है, ये इसको पॉजिटिव कर देता है और इसको नेगेटिव कर देता है, और ये इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीलेट होता रहता है। तो ये क्या है हमारे पास, इसमें जुड़ा हुआ क्या है, एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। अब तीसरा टॉपिक इसमें पॉइंट क्या है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना गाइज, ये इन मेटल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो लगता है, लेकिन इन मेटल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, लेकिन इनके ये मेटेलिक ये डी होने की वजह से इन डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगता है, लेकिन ये मेटेलिक डी होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर दो है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों का वर्क क्या है, ठीक है, दोनों का क्या काम है।
तो देखते हैं गाइस यहाँ क्या होता है। अब बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है गाइस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है। अब देखिए यहाँ पर वैसे ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पर हमारा सोर्स पार्ट जो है, जिस सोर्स से हम इनको यहाँ पर इसके सेंटर पर पी पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि एक पार्टिकल लेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो भी है हमारा, इस जगह पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, हमने इसको ऑक्सीलेट देगा। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि डी में इस टाइम हमारे पास क्या आया, डी क्यू नेगेटिव हुआ, D1 जो है, ये जो D1 है वो इस बार क्या नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी वजह से अब ये क्या करेगा, इस तरफ D1 की तरफ मूव होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये किस तरफ, इसमें वेलोसिटी किस तरफ मूव होगा, ये D1 की तरफ, और ये D1 की तरफ मूव होगा तो यहाँ D1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या है इसके परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है उसके, जैसे कि देखिए कैसा है कि हमारा जो ये मोशन है, ये मोशन किस तरीके से देख, डी जो दो डी है वो इस तरीके से, ये 2D है वो क्या है इस तरीके से, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ऊपर नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और साउथ पोल नीचे की तरफ है, तो ये क्या होगा इसके परपेंडिकुलर मूव होगा, मोशन कैसे इसके परपेंडिकुलर मोशन है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये कैसा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करिए इनमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, जो भी है, एक बार मैं ऐसे ही समझने के लिए क्रॉस बना रहा हूँ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इन डी में, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या जैसे इलेक्ट्रॉन है ये कैसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है इसके पर, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो V और जो B है, V और B जो है एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये किस मोशन में इनका जो इसके जो इस पार्टिकल का जो पाथ है वो किस तरीके का होगा, ये मतलब किस पाथ पर मोशन करेगा। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में कि जब V और B के बीच में एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, तो उस पर जो पार्टिकल जो है वो मूव करेगा किस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, यानी कि ये कैसा मोशन करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा गाइज, इसमें है ना इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर ये पार्टिकल जो है ये किस मोशन में हुआ, सर्कुलर मोशन में हुआ। अब यहाँ पर क्या ये सर्कुलर मोशन हुआ और ये मोशन हो गया इस तरीके से, यहाँ से पार आया पार्टिकल और यहाँ पर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस इसकी जो पार्टिकल जो है ना इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। अब तीन चीज यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसमें जो फोर्स होता है ना गाइस, इसमें जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगता है, ये जो वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा क्या है इनके परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है F वो क्या लग रहा है हमेशा इसके परपेंडिकुलर। हमने देखा है पिछले लेक्चर में, हमने बोला भी इस पॉइंट को नोट किया है कि ये हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इसकी वजह से इसकी इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो है मैग्नीट्यूड जो होगा वेलोसिटी और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये केवल इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम करेगा, इसकी स्पीड बढ़ाने में इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है गाइस, इसकी स्पीड बढ़ाने में इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है गाइस। आगे बात समझ में, तो इसकी स्पीड बढ़ाने में इसका रोल कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कौन बढ़ाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आता है तो हमें पता है कि उस पर एक क्या फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या है कॉन्स, हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मोशन करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब हमारा चार्ज पार्टिकल है मोशन कर रहा है तो इसकी रेडियस जो है वो कितनी होगी और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इन दोनों पे फॉर्मूले पे हम वापस एक बार बात करते हैं गाइस। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है T=2πm/qb और इसमें जो रेडियस होती है, ठीक है, इसकी जो रेडियस होती है जिस सर्कुलर पाथ में ये मोशन करेगा उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं और इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है mv/qb। ध्यान देखिए, इसको ध्यान से समझिए। तो यहां पर देखिए क्या टाइम पीरियड जो है इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी ही बढ़ जाओ, कितनी ही हो जाओ, इसकी जो है वेलोसिटी कितनी ही हो, इस चार्ज पार्टिकल को इस डी के यहाँ से एंटर होके यहाँ से बाहर निकलने में हमेशा ही टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। टी जो टाइम पीरियड जो है, मान लो इसको यहाँ से इस पार्टिकल में अभी यहाँ से एंटर होने में 10 सेकंड लगे, तो ये अगर यहाँ से एंटर होते हुए घूमते हुए यहाँ आया तो अभी इसमें 10 सेकंड लगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड है ना गाइस वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा,
पहला केस, ठीक है। दूसरा जो रेडियस है वो क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी रेडियस क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी रेडियस भी क्या जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी गाइस। तो रेडियस बढ़ती जाए चली जाएगी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा चार्ज पार्टिकल मान लो कुछ भी स्पीड से निकला, यहाँ से सर्कुलर पाथ में मोशन और वापस आए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये वेलोसिटी बढ़ने की वजह से अब जब ये इसमें एंटर होगा ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ने से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी। ये वेलोसिटी बढ़ने किसकी वजह से, ये रेडियस किसकी वजह से बढ़ी, इसकी जो रेडियस ये बड़ी हुई है, इसका बड़ा होने का रीजन क्या है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, किस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ी तो अंदर आया तो इसकी क्या होगी, इसकी मतलब जो ये रेडियस है वो क्या होगी, बढ़ गई, तो रेडियस बढ़ गई। वापिस ये बाहर आता है, यहाँ पर फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो इसकी फिर से रेडियस क्या हो जाती है, और बड़ी हो जाती है, और इस तरीके से ये मोशन में चलता रहता है, ठीक है गाइस। और फिर से इसकी क्या हो जाती है, रेडियस जो होती है वो और बड़ी होती जाती है, और इस तरीके से इसकी रेडियस जो होती है ना बड़ी होते हुए, और ये इस तरीके से आखिरी में ये हमारा जो पॉइंट है ना, जो पार्टिकल है वो इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाता है। हमारा क्या होता है, पार्टिकल जो है इसमें से मूव होते हुए क्या बाहर आ जाता है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रेडियस जो बढ़ती है ना, इसका रीजन क्या है कि वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ इसकी रेडियस बढ़ती जाती है, ठीक है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कुलर पाथ में मोशन होता है ना, रेडियस बढ़ने के साथ। अब तीसरा केस, ये जो ऑक्सीलेशन होता है ना, ये मान लो सॉरी, जो हमारा टोटल टाइम पीरियड है इस सर्कुलर मोशन को करने का, टोटल टाइम पीरियड t है। तो ये जो पार्टिकल जो है ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक आने में, इस हाफ ये सर्कल पूरा करने में इसका टाइम पीरियड कितना है, t/2 है ना। हाफ सर्कल पूरा करने में टाइम कितना, जब पूरा सर्कल बनाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, पूरा सर्कल, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, इनके बीच की, जब पूरा सर्कल बनाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो हाफ सर्कल कंप्लीट करने में इसको टाइम कितना लगे, t/2। तो t/2 क्या है, जो t/2 टाइम इसको कंप्लीट करने का है ना। अभी हम कह रहे हैं, देखिए चाहे रेडियस कितनी बढ़ो, हम बात क्या कर रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इसको यहाँ से देखिए, अब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आया तो भी उसको t/2 टाइम लगेगा, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आया तो भी उसको t/2 टाइम लगेगा, और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो भी उसको टाइम पीरियड t/2 लगेगा। यानी कि रेडियस कितनी ही बढ़ो उसका टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। यानी कि ये 10 सेकंड में अगर ये यहाँ से यहाँ आता है तो 10 सेकंड में ही ये यहाँ से यहाँ आएगा, 10 सेकंड में ही यहाँ से आ जाएगा। इसी वजह से ये इसका जो ऑक्सीलेशन टाइम है ना, वो क्या लेते हैं हम कि t/2 ही लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हर 10 सेकंड में ये चेंज कर देता है। तो ये जो पॉजिटिव था जब ये यहाँ से एंटर हुआ, जब तो ये नेगेटिव था, लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव की बजाय, ये पॉजिटिव की बजाय अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज क्या होता है कि इस तरफ मूव करता है, उस तरफ मूव नहीं करता। तो ऑक्सीलेशन की वजह से ये चेंज होता रहता है, और ये ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, t/2। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक मूव होता है ना, उतने टाइम में इसमें ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है। तो इस टाइम में पीरियड के अंदर ये क्या चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव होता रहता है, और हमें इसको क्या करने का, एक्सेलरेट करने का मौका मिल जाता है गाइस, ठीक है। आगे बात में किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, हम इसको थ्योरेटिकली नोट कर लेते हैं। आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की गाइस किस तरीके से, और फिर इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो किस तरीके से ये वर्क करता है, उसको हम थ्योरेटिकली नोट करेंगे, और जो है इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी रेडियस के बारे में हम बात करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो कंस्ट्रक्शन क्या है कहती है, इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, हमने लिखी है यहाँ पर, क्या कहती है, इस कंसिस्ट ऑफ ए होलो मेटल सिलेंडर डिवाइडेड इन 2 सेक्शन। 2 सेक्शन के होलो मेटल सिलेंडर होते हैं, एक D1 और एक D2। D1 और D2 कॉल्ड डीज, इनको क्या कहते हैं, डीज कहते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप होता है वो किस तरीके से होता है, जो इंग्लिश लेटर D है उसकी तरीके से होता है गाइस, ठीक है। इनक्लोज्ड इन ए इवेक्यूएट चैम्बर, यानी कि इसको इनक्लोज्ड क्या होता है, किसके अंदर, एक जो ना वैक्यूम में इवेक्यूएट होता है, क्योंकि अगर वैक्यूम में नहीं रहेगा तो इनके बीच में जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी वजह से ये क्या होता है, इसमें इसका मोशन क्या इफेक्टेड हो सकता है गाइस। तो इसको वैक्यूम में इवेक्यूएट किया जाता है। द डीज आर केप्ट सेपरेटेड एंड ए सोर्स ऑफ चार्ज, यानी कि एक सोर्स ऑफ चार्ज, जहाँ से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है जो हम इसको देंगे सेंटर पर, इज प्लेस्ड एट द सेंटर P, यानी कि जो सेंटर P है इन द गैप
बिटवीन द डीज, यानी कि दोनों के जो गैप है उनके बीच में जो सेंटर पार्ट है ना पी, वहाँ पर सोर्स ऑफ चार्ज रखा जाता है, जहाँ से हम क्या है इसको चार्ज इसको देंगे गाइस, ठीक है। हमारा जो है सिस्टम में इसको चार्ज कहाँ से दें, सोर्स ऑफ चार्ज वो कहाँ रहता है, या सेंटर पर रहता है, ठीक है। दे आर प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स प्लेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना उनके पोल्स के बीच में इसको रखा जाता है, ठीक है। और द मैग्नेटिक एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डीज, यानी कि जो मैग्नेटिज्म है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट, यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेटिज्म जो है वो इस पर कहाँ लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। ये जो डी है ना, इन डी के परपेंडिकुलर लग रहा है, जो मैग्नेटिक जो लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो क्या कर रहा है, वो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके जो फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, किसके, डीज के। द डीज आर कनेक्टेड टू ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर, तो डी जो है हमारा कनेक्टेड है किससे, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जो कि क्या करता है, इन डी की जो पोलरिटी चेंज कौन करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ये क्या करता है, इन डी की पोलरिटी एक बार इसको नेगेटिव एक बार इसको पॉजिटिव, ताकि जब चार्ज पॉजिटिव है तो मूव होने की डायरेक्शन चेंज होती रहेगा, ठीक है, इसको वेलोसिटी मिलती जाती है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग थ्योरी जो होती है उसके ऊपर, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसकी वर्किंग थ्योरी, जो हमने अभी डिस्कस की उसको हम यहाँ पर सारा नोट करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो अब हम इसकी बात करते हैं, वर्किंग जो है हमने देखी थी उसके ऊपर हमने लिखा है, क्या लिखा है, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर रिलीज ऑफ द सेंटर ऑफ द, जो है हमारा सेंटर है इससे पी से रिलीज किया जाता है, किससे, सोर्स से। जो भी हमारा जो सोर्स है, हमने जो पार्ट आर्टिकल का जो सोर्स है उससे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया। दे मूव इन ए सेमी सर्कल पाथ, यानी कि सेमी सर्कल पाथ में मूव करेंगे, कब, किस में, पाथ इन वन डी, यानी कि एक डी के अंदर कितना मूव करेंगे, सेमी सर्कल पाथ में मूव करेंगे। एंड अराइव इन द गैप बिटवीन, यानी कि और पहुंच जाएंगे कहाँ पर, एंड अराइव एट द गैप बिटवीन द डीज इन ए टाइम पीरियड t/2, यानी कि t/2 टाइम पीरियड के अंदर, t/2 टाइम पीरियड के अंदर ये क्या हो जाएंगे, इस गैप में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेमी सर्कल में मूव करेंगे और एक डी में, और ये d/2 टाइम पीरियड के अंदर ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। वेयर टी इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ पर टी जो है क्या है, टाइम पीरियड है किसका, इस रिवोल्यूशन का, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल करने के जो टाइम पीरियड है वो क्या है, टी है, ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या होगा, हम टी हमेशा फ्रिक्वेंसी के अपोजिट होता है, 1/fc, और ये होगा 2πm/qb, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो होता है कितना, टी इक्वल टू 2πm/qb, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी एफ सी इक्वल टू QB/2πm हो जाएगा, और दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द साइक्लोन फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज है, हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन है, इस पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एडजस्टेड सो दैट द पोलरिटी ऑफ द डी, यानी कि इसकी जो पोलरिटी है डी की, जैसे कि शुरू में एक बार इसको नेगेटिव किया, फिर पॉजिटिव किया, फिर इसको पॉजिटिव, फिर इसको नेगेटिव, तो इनकी जो पोलरिटी है वो चेंज करनी है। द पोलरिटी ऑफ द डी इज रिवर्स इन द सेम टाइम पीरियड, यानी कि रिवर्स हो जाती है किसमें, उस सेम टाइम पीरियड में, दैट इज टेक द चार्ज टू कंप्लीट 1/2 ऑफ द रिवोल्यूशन, यानी कि इसके 1/2 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है, यानी कि इस रिवोल्यूशन को करने में अगर टाइम t/2 लग रहा है, तो इसकी ये ऑक्सीलेटर है ना, इसका भी जो रिवर्स है, इसका जो फ्रीक्वेंसी चेंज होने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो भी t/2 ही लगेगा, तभी तो ये यहाँ से आएगा। जब यहाँ पर आता है, यानी नेगेटिव से एंटर हुआ और यहाँ पर आया, तो अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तभी तो ये इस तरफ आगे जाएगा, वरना ये आगे मूव नहीं होगा। तो इसका भी जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का, इसका जो है चेंज होने का, रिवर्स होने का जो टाइम पीरियड है वो भी कितना है, t/2 ही होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ तो नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब बात कीजिए फ्रॉम इक्वेशन, अब हम देख सकते हैं, हमें पता है कि R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन क्या होता है, QB, और इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर नेक्स्ट इससे आगे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन R इक्वल टू mv/qb, यानी कि इस इक्वेशन से R इक्वल टू mv/qb से हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिवोल्यूशन होगा, ये जो मूव होगा, इट इज द
इट इज क्लियर दैट देर आर रेडियस ऑफ देयर पाथ गोज ऑन इंक्रीज, यानी कि जो इसकी जो पार्टिकल है इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इसकी जो है रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज क्लियर, क्या लिखेंगे, इट इज दैट, यानी कि देयर रेडियस आर इंक्रीज, दैट देयर रेडियस ऑफ पाथ जो है इस पाथ की, ये सर्कुलर पाथ है, इसकी जो रेडियस है तो इज इंक्रीज्ड, यानी कि ये जो रेडियस इंक्रीज होगी, अब किसके साथ कब इंक्रीज होगी, जब इसकी वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं या तो इसकी वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही फॉर्म में बोल सकते हैं। तो कोज इंक्रीज ईच टाइम देयर वेलोसिटी इंक्रीज ईच टाइम, यानी जब भी इसकी क्या, ईच टाइम देयर वेलोसिटी, जब भी उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब भी उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज होगी या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तभी उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ईच टाइम जब भी उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उनकी रेडियस भी इंक्रीज होगी, और रेडियस इंक्रीज होने की वजह से ये सर्कुलर पाथ क्या होगा, ये घूमता हुआ बढ़ता हुआ जाएगा। तो द चेंज आर रिपीटेड, यानी कि ये जो चेंज है बार बार रिपीट होता जाएगा, और रिपीट होने के बाद इस सिंक के द्वारा, है ना, ये स्लिट जो है ये इसके एंड पर होती है, जिससे इसकी रेडियस में कोई इफेक्ट नहीं होता। जो इसकी आर रेडियस है ना, उस जब इस जो ये अपना चार्ज मूव हो रहा है ना, इसके जो जिस मोशन में ये सर्कुलर में मूव हो रहा है उसकी रेडियस अगर इस डी के रेडियस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी, तब ये स्लिट से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसकी रेडियस इसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस डी के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो हम बोल सकते हैं कि द चार्ज आर रिपीटेडली, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रब करके फिर लिखते हैं गाइस। ओके गाइस, तो हम देख रहे हैं कि अब हमने लिख दी तो द चार्ज आर रिपीटेडली एक्सेलरेटेड एंड अक्रॉस द डीज अंटिल दे हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड चाहिए, किस लिए, ये इस चार्ज की रेडियस ताकि इसकी डी की इक्वल हो जाए और ये क्या निकल जाए, वहां से बाहर निकल जाए, इस स्लिट से बाहर निकलता है। तो इन फाइनल केस जब हम फाइनल करते हैं, है ना, सो दैट हम बोल सकते हैं कि अब जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा तो इस जो जिस सर्कुलर पाथ में ये मोशन कर रहा है उसकी रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी रेडियस इक्वल हो जाएगी आर के। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस कैपिटल आर बोल सकते हैं, जो है आर किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी रेडियस इक्वल हो जाएगी इसके आर के। आर किसकी रेडियस है, कैपिटल आर के। तो लिख रहे हैं, सो दैट हम लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि जो सर्कुलर पाथ है हमारा, जो मोशन हो रहा है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर यहाँ पर क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी, यानी कि एम वी अपॉन क्यू बी, और जहाँ पर आर क्या है, ये जो आर है ना, कैपिटल आर इज रेडियस, किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ डी, यानी कि रेडियस ऑफ डीज, जो डीज है उनकी क्या है, रेडियस है। ये आर जो है किसकी रेडियस है, इन डीज की रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू बी आर अपॉन क्या हो जाएगा, एम। तो ये क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, जो ये जब जो हमारा पार्टिकल है जो बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्यू बी आर अपॉन एम, यानी कि फाइनल जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी, दिस इज द, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ये क्या है, चार्ज की जो फाइनल वेलोसिटी है, v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम हो जाएगी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक जो एनर्जी है वो कितनी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी है उसके बाद हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी गाइस। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास के इक्वल टू कितना, जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और
आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा एम स्क्वायर, तो यहाँ से एक से एम कट जाएगा, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितना आ रहा है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या है इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है गाइस, ये क्या है इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है गाइस। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछना चाहता है तो टाइम पीरियड जो होता है वो हमने पहले लिख चुके हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो t इक्वल टू 2πm/qb होता है गाइस। तो यहां पर अगर ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड पूछना चाहता है तो वो t/2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इसके कि साइक्लोट्रॉन का जो है इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी जो लिमिटेशन है ना, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है कि ये जो लिमिटेशन है, एक तो ये कि ये ऑक्सीलरेट नहीं कर सकता किसको, न्यूट्रल जो चार्ज होता है उसको ये ऑक्सीलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज होता है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है उसकी वजह से इसको क्या है स्पीड मिल वेलोसिटी मिल जाती है, लेकिन जब न्यूट्रल होगा तो ये नहीं कर पाएगा। तो साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रल्स, ठीक है, या न्यूट्रॉन्स बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो होता है हमारा वो कैन नॉट एक्सेलरेट द अनचार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये क्या कर सकता, नहीं कर सकता, क्या ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। दूसरा साइक्लोट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता। सेकंड केस में क्या होता है, साइक्लोट्रॉन जो है वो क्या है, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट जो है एक्सेलरेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब क्यों नहीं कर सकता, ड्यू टू, यहां लिख सकते हो ड्यू टू स्मॉल मास, ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। जो इसका स्मॉल मास है, यानी कि इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है इन कंपेरेटिव पॉजिटिव जो चार्ज होता है ना उनके कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। उसकी वजह से इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को भी साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम इसको इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते, और जो न्यूट्रल चार्ज है उनको भी एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता गाइस, ठीक है। अब ये कहाँ पर यूज होता है, तो जहाँ पर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने के लिए हम इनको जो ये पार्टिकल होता है चार्ज पार्टिकल, इनको इतना एक्सेलरेट कर सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम क्या करवा सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हैं इनकी फ्यूजन से। यानी तो इनका यूज़ कहाँ होता है, साइक्लोट्रॉन का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी होता है, और इसकी जो रिसर्च हुई थी वो भी न्यूक्लियर स्टडी के लिए ही हुई थी गाइस, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक, यहाँ पर हमारा साइक्लोट्रॉन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। तो यहाँ पर तीन चीजें ध्यान रखने लायक है। एक ये है कि एक बार वापस देखिए कि एक जो है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो केवल इस जो चार्ज पार्टिकल है इसको केवल सर्कुलर जो पाथ होता है उसमें मोशन करवाता है। इसका मोशन जो है केवल सर्कुलर पाथ में, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से केवल सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है। और जो चार्ज में वेलोसिटी जो आती है, जो वेलोसिटी में जो इंक्रीज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। क्यों होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, ये हमारा चार्ज कैसा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, और इस पर एक क्या लगता है फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और ये सर्कुलर मोशन में आता है। तब जैसे ही यहाँ से घूम के यहाँ तक आया तब तक इसका जो टाइम पीरियड है, इसका सर्कुलेशन चेंज हो जाता है, तो ये इसकी पोलरिटी यहाँ पर फिर नेगेटिव की बजाय यहाँ पर फिर पॉजिटिव कर देता है, और यहाँ पर फिर क्या कर देता है नेगेटिव कर देता है, जिससे चार्ज को और ज्यादा वेलोसिटी मिलती है और ये यहाँ तक आता है। जैसे ही वेलोसिटी मिली तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ इसकी जो रेडियस है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो रेडियस इंक्रीज होती जाएगी और फिर वापस इसी तरीके से ये इसकी जो है पोलराइजेशन भी चेंज होता है, रिवर्स होती जाएगी टाइम पीरियड के साथ, और इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी और एक टाइम में इसकी रेडियस इसके इक्वल, किसके, इस डी की रेडियस के इक्वल हो जाएगी, और इस स्लिट से ये क्या हो जाएगी,
ये स्लिट से इसी मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किस रेडियस के साथ, जिस रेडियस, जो रेडियस हमें चाहिए, जो इसको एनर्जी हमें चाहिए, हम इस डी की साइज अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। तो हमें जितने एक्सेलरेशन इसको देना है उतने इनकी साइज को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और जो एनर्जी हमें चाहिए वो मिलने के बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ से स्लिट से बाहर निकल जाएगा। तो इसकी रेडियस किसके इक्वल होगी, इस डी के इक्वल होगी, तभी ये क्या निकल पाएगा, इससे बाहर निकल पाएगा गाइस। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी या फिर फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है वही आपसे पूछेगा गाइस। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है कि अब फाइनल जो वेलोसिटी है वो किस किस पर डिपेंड, क्यू बी बी और आर एम सब पर डिपेंड कर रही है गाइस। ठीक है, और जो है चलो, तो यहाँ पर आपसे साइक्लोट्रॉन हो जाता है कंप्लीट गाइस।